हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम आज पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के केमिस्ट्री पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके रिगार्डिंग जो है मैंने पहले एक वीडियो बना दिया था जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया समीकरण और उसको लिखने के संबंधित नियमों के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो आज की हम वीडियो में देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। ये जो चैप्टर है क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए जो है 6 नंबर का चैप्टर होने वाला है। इसमें 6 नंबर के जो है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं जो गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स पथ के यूट्यूब चैनल पर। और आइए मेरे साथ जुड़कर आप अपनी जो बोर्ड की तैयारी है उसको और मजबूत बनाइए। और आज हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो वापस में एक बार आपको रिवाइज करा दूं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। कि जब किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना, संगठन और उनके गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बेसिकली होता क्या है रासायनिक अभिक्रिया में, उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर इसके प्रकारों के बारे में देखेंगे। तो क्या होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कोई ना कोई एक पदार्थ होता है, मान लो एक ये पदार्थ है। ठीक है, तो क्या होता है कि इस पदार्थ से एक नए पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो क्या होता है, इस पदार्थ से जो है एक नए पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि जो पहले वाला जो पदार्थ है ये अन्य तत्वों के जो दूसरे तत्व होंगे उनके साथ क्या करके रखता है, बंध बना के रखता है। ठीक है, इसलिए तो ये पदार्थ के फॉर्म में जो है प्रेजेंट होगा। अब क्या होता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, नया पदार्थ बनेगा। तो इसके जो पुराने बंध थे, जो बॉन्डिंग इसने बना के रख रखी थी, वो बॉन्डिंग क्या होगी, अब ब्रेक डाउन होगी, वो बॉन्डिंग क्या होगी, टूटेगी। जैसे बॉन्ड टूटेंगे तो ये सारे जो तत्व अलग अलग हो जाएंगे, फिर वापस से क्या करेंगे, नए बंधों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और जैसे नए बंधों का निर्माण होगा तो नए पदार्थों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि पुराने बंध तो टूटते हैं और नए बंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हम क्या करेंगे, इन अभिक्रियाओं में यही देखेंगे कि पुराने बंधों का तो जो है टूटेंगे वो सारे के सारे, और नए बंधों का निर्माण होगा, जिससे नए पदार्थों का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है उसके बारे में। तो पहले जो है हम क्या करते हैं, उन सभी जो अभिक्रिया है उनके टाइप के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप की अपनी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपनी अभिक्रिया आती है वो है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी है अपनी, संयोजन अभिक्रिया। और अपनी दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। अब ये जो वियोजन अभिक्रिया है ये भी कितने टाइप की होती है, अपने 3 टाइप की। पहली होती है विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन। दूसरी है अपनी उष्मीय वियोजन। और तीसरी है अपनी प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, तो पहली हो गई संयोजन, दूसरी हो गई अपनी वियोजन। इसके अलावा तीसरी जो अपनी अभिक्रिया है वह है अपनी विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा अपना टाइप है विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ अपनी द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है अपनी उपचयन अभिक्रिया। 6 है अपनी अपचयन अभिक्रिया। 7th अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया। और अपनी 8th है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये अपनी 8 हो गई। पहली हो गई संयोजन, दूसरी वियोजन, तीसरी विस्थापन, चौथी अपनी द्विविस्थापन, 5वीं उपचयन, और अपनी 6ठी अपचयन, और अपनी 7वीं रेडॉक्स अभिक्रिया, और 8वीं अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके अलावा जो है अपने उष्मा के आधार पे भी जो है अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। तो क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि उष्मा के आधार पे कितने प्रकार की होती है। अपने जो है उष्मा के आधार पे, ठीक है, उष्मा के आधार पे 2 प्रकार की है। पहली होती है अपनी उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और दूसरी होती है अपनी उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये सारे टाइप हो गए अपने रासायनिक अभिक्रियाओं को जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो 8 तो ये सीधी ये हो गई, और 2 जो है अपनी ये हो गई। तो हो गए अपने पास 10 जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हो गए। तो चलिए एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, पहले कौन सी आती है अपनी संयोजन अभिक्रिया।
फर्स्ट अपनी संयोजन अभिक्रिया, पहले इसके नोट्स देख लेते हैं फिर इसको समझते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व बोल दो या फिर यौगिक कह सकते हो आप, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। देखो नाम से पता चल रहा है संयोजन यानी कि क्या होंगे, जुड़ेंगे वो, ठीक है। इसके और नाम बता देता हूँ, देखो संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको और क्या बोलते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया, ठीक है। इसका और नाम क्या है, संकलन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। तो इनको इन नाम से जाना जाता है, संकलन हो गया, योगात्मक हो गया, संयुग्मन हो गया। देखो सभी नामों से एक ही चीज कॉमन पता चल रही है कि संयोजन यानी कि जुड़ना। अब जुड़ने के लिए कम से कम आपके पास दो चीजें तो होनी चाहिए, भाई अकेला आदमी तो कैसे जुड़ेगा, तो कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए आपकी, दो चीजें होनी चाहिए। जब दो होंगी, अब हो सकता है दो हो जाए या फिर दो से ज्यादा हो जाए, तो जब दो या दो से अधिक, अब कौन जुड़ेगा यहाँ पे, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, जो चीजें जिसमें अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के दौरान जो सबसे पहले जिसमें परिवर्तन आते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक, ठीक है। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहते हैं। यहाँ पे जुड़ने की बात आएगी तो सबसे पहले कौन आके जुड़ेंगे, अभिकारक ही जुड़ेंगे। तो जब दो या दो से अधिक, ठीक है, कौन, तत्व या कह सकते हो तुम अभिकारक क्या होंगे, जुड़ेंगे, मिलेंगे। अब जब वो मिल जाएंगे सारे के सारे, तो जब मिल जाती है कोई चीज तो किसका निर्माण करेंगे, वो एक ही चीज का निर्माण करेंगे, तो उसे बोलेंगे उत्पाद। जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता था, उत्पाद। तो वो जो एक एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपनी संयोजन अभिक्रिया। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, सिर्फ एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है यहाँ तक। जैसे एग्जाम्पल अपना जल का निर्माण, जैसे यहाँ पे क्या है अपना हाइड्रोजन है, कौन सी गैस है यहाँ पे, हाइड्रोजन है। यहाँ पे दूसरी गैस कौन सी, अपनी ऑक्सीजन। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, कंबाइंड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। और जुड़ के क्या करेंगी, ये इस अभिक्रिया होने की दिशा दर्शा रहा है कि ये पदार्थ इसमें बदलेंगे, और ये क्या बना लेगा, एकल उत्पाद किसका निर्माण कर लेगा, जल का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो दो अभिकारक मिले और एकल उत्पाद बना लिया, तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, अपनी संयोजन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल देख सकते हो, C+O2 CO2, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बन है और ऑक्सीजन है दोनों आपस में जुड़े और जुड़ के क्या बना लिया इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड। और अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं Mg+O2, ये क्या हो जाएगा अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है दहन हो गया, इसका जल गया है, तो दो अभिकारक जो है मिले और क्या बना लिया इन्होंने, एकल उत्पाद बना लिया। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये कौन से रंग का चूर्ण है, अपना श्वेत रंग का। पूछ लेते हैं कभी कभी कि मैग्नीशियम का जो दहन है उसमें जो चूर्ण बनता है वो कौन से रंग का बनता है, अपने श्वेत रंग का बनता है। तो ये जो है कौन सी अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो गया, संयोजन, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या फिर इसको बोल सकते हो आप विखंडन अभिक्रिया, वियोजन विखंडन या फिर कह सकते हैं अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन विखंडन या अपघटन अभिक्रिया के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। तो वह अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, अब बात आती है टूटने की, वियोजन यानी कि विखंडन होगा, टूटेगा। अब टूटते कितने पदार्थ, एक पदार्थ है वही तो टूटेगा। तो जब एक पदार्थ टूटेगा तो उसके जो टुकड़े हैं वो टुकड़े क्या कहलाएंगे, आपके उत्पाद कहलाएंगे, ठीक है। तो टुकड़े तो दो होंगे या फिर दो से क्या होंगे, ज्यादा। भाई एक पदार्थ टूटेगा तो कम से कम दो टुकड़ों में तो टूटेगा ही टूटेगा, यह हो सकता है दो से ज्यादा टुकड़ों में वो टूट जाए। तो जब एकल अभिकारक, अभिकारक कितना हो गया, एक, ठीक है, टूटेगा, टूट के क्या बनाएगा, दो या दो से अधिक क्या बनेंगे, नए पदार्थ बनेंगे, उत्पाद कहलाएंगे, तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाता है, उत्पाद। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपनी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, समीकरण याद रखना। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रही थी तो क्या बना रही थी, जल। तो दो अभिकारक मिले और एक उत्पाद बना लिया, यह तो हो गई संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब इसी को आप रिवर्स में लिख दो, उल्टा लिख दो, ठीक है। ये रहा अपना जल, ये जो है टूट गया और किसमें, हाइड्रोजन में और वापस से ऑक्सीजन में। तो देखो अभिकारक तो रहा एक, टूट गए, टूट के कितने उत्पाद बना दिए, दो। तो ये कहलाएगी अपनी वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है यहाँ तक। तो जब दो या दो से जब एकल अभिकारक जो है टूट जाता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है अपनी वियोजन अभिक्रिया। तो अभी हमने बात की थी कि जो वियोजन अभिक्रिया है वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। तो उसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा वियोजन अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो अपना जो है सबसे पहले देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। देखो वियोजन अभिक्रिया जो है वह है अपने 3 टाइप के। पहला है विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय
वियोजन। ठीक है, वियोजन का मतलब क्या होता है, एकल अभिकारक टूटेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। उसी परिभाषा में सिर्फ आपको क्या मेंटेन करना है, विद्युत धारा। देखो विद्युतीय वियोजन है। अब बात आती है कि जब आप किसी पदार्थ को तोड़ना चाहते हो, उसको विखंडित करना चाहते हो, तो बाहर से आपको क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा। बिना ऊर्जा दिए जो पदार्थ है वो रखा रखा कभी भी नहीं टूटता है, उसको बाहर से कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे, कुछ बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, वो ऊर्जा आप हो सकता है कि विद्युत धारा के रूप में दे दो, हो सकता है आप उसको गर्म कर दो, या फिर आप सूर्य के प्रकाश में रख दो, तो ऑटोमेटिक जो है सूर्य के ताप से वो टूट जाएगा। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया परिभाषा क्या आती है अभी, कि जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे तो कहेंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया। लेकिन विद्युतीय वियोजन में आपको सिर्फ इतना सा ऐड करना है कि जो विद्युतीय वियोजन होते हैं वो उसमें जो बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं वो कौन सी ऊर्जा होगी, अपनी कौन किसकी उपस्थिति में तोड़ेंगे उसको, विद्युत धारा की उपस्थिति में। तो जब एकल अभिकारक विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटकर, किसकी उपस्थिति में टूटेगा, विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक क्या देता है, उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या बोलेंगे, विद्युतीय वियोजन। बस आपको उपस्थिति बतानी है, उपस्थिति किसकी रहेगी यहाँ पे, विद्युत धारा की यहाँ पे उपस्थिति मानी जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है अपने पास जल वाला है। ठीक है, H2O है, ये जो है टूट गया किसमें, H2 में और O2 में। जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, किसकी वजह से टूटा, विद्युत धारा की वजह से। तो यहाँ पे तीर के निशान के ऊपर लिख देंगे हम विद्युत धारा। तो ये हो गया विद्युतीय वियोजन। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट जो इसका दूसरा टाइप है वो देखते हैं। विद्युतीय वियोजन हो गया पहला। दूसरा है इसका उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन में क्या होता है, तो उष्मीय वियोजन में किसकी वजह से टूटेगा, ये उष्मा की वजह से। ठीक है, तो जब एकल अभिकारक उष्मा की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में टूटेगा, उष्मा की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उष्मीय वियोजन। बस आपको उपस्थिति बतानी है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो है अपना फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ये जो त्रिभुज का चिन्ह बनाया मैंने, डेल्टा बनाया ऊपर की तरफ, ये क्या है अपना गर्म करने का चिन्ह। ठीक है, उष्मा दे रहे हैं इसको। जैसे हम इसको उष्मा देंगे, ठीक है, तो जैसे इसको हम उष्मा देते हैं तो ये बना लेगा अपना Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, तो जैसे हम इसको उष्मा देंगे तो ये क्या करेगा, जो अपना 1, 2 और 3 उत्पाद का निर्माण कर लेता है। तो ये देखो एक अभिकारक और एक से अधिक क्या बन गए, उत्पाद बन गए। तो ये कौन सा कहलाएगा, अपना उष्मीय वियोजन। किसकी वजह से हो रहा है, ये उष्मा की वजह से। ठीक है, इसका जो तीसरा टाइप है वो है अपना प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, अब देखो किसकी उपस्थिति में टूटेगा भी, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक क्या देता है, अपने उत्पाद देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन। एग्जाम्पल की बात करें तो है अपने दो एग्जाम्पल है, AgBr एकल अभिकारक है, टूटेगा और क्या बनाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, और जो अपना ब्रोमीन है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। किसकी वजह से टूट रहा है, ये सूर्य के प्रकाश। ठीक है, सूर्य के प्रकाश। एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, AgCl। ठीक है, Ag प्लस Cl2, ये भी किसकी वजह से टूट रहा है, सूर्य के प्रकाश की वजह से। ठीक है, तो ये जो है अपना हो गया कौन सी, प्रकाशीय वियोजन। अब यहाँ से जो है एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। तो ये हो गई अपनी विद्युतीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, यानी कि बेसिकली बोले तो वियोजन अभिक्रिया के जितने भी टाइप थे वो सारे अपने कंप्लीट हो गए। ठीक है, तीसरी आती है अपनी विस्थापन अभिक्रिया। थर्ड कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये, ध्यान रखना। विस्थापन अभिक्रिया को इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, इसके बारे में आपसे बार बार वो पूछेगा। ठीक है, तो वियोजन विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी क्या सुनाता हूँ, कोई कहानी के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इसको समझाता हूँ। मान लो मैंने जो है एक प्लॉट खरीद लिया। ठीक है, मान लो मेरे पास क्या है, एक ये प्लॉट है। ठीक है, मैंने ये प्लॉट खरीद लिया, ये अपना प्लॉट हो गया। ठीक है, मैंने कड़ी मेहनत की, पैसे वैसे इकट्ठा किए और पूरे पैसे जो मैंने है इसी प्लॉट को खरीदने में लगा दिए। मैंने जो है अपने जो रेजिडेंशियल एड्रेस है अपना, यहाँ से जो है दूर किसी एक कॉलोनी में मैंने ये प्लॉट
खरीद लिया है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मैंने ये प्लॉट खरीदा कुछ समय बाद वहाँ पे डेवलप हुआ उस जगह पे, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये जो एरिया था थोड़ा सा बैकवर्ड था, और यहाँ पे जो है 5-7 कितने लोग हैं, 5-7 जो लोग हैं बदमाश टाइप के आते हैं मेरे से, और क्या करते हैं, मेरे से हफ्ता वसूली करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मुझे हफ्ता वसूली करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको यहाँ पे जो है 1 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने प्लॉट खरीदा, मेरा ही प्लॉट, मैंने पैसे दिए, मेरे पास सारे कागजात है इस जगह के, लेकिन वो बोलते हैं कि आपको जो है अगर यहाँ पे रहना चाहते हो आप तो आपको यहाँ पे जो है 1 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपको जो है इस प्लॉट से हटा दिया जाएगा, मतलब कि अवैध जो है कब्जा किया जा रहा है। ठीक है, मैंने जो है वहाँ पे मैंने कोई पैसा वैसा उनको नहीं दिया, तो मैं क्या देखता हूँ कि जो है मैंने इनको पैसा नहीं दिया तो उन लोगों ने जो है मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया और उन्होंने इसके ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे जो मैं था, मेरे से ये जो लोग हैं क्या है, ज्यादा ताकतवर है, मेरे से ज्यादा क्या है, ये ताकतवर है, उस ताकत का इन्होंने फायदा उठाया और मुझे यहाँ से क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। तो कुछ ऐसा ही सीन होता है अपनी किसमें, विस्थापन अभिक्रिया में। इसमें भी क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में भी कुछ ऐसा ही सीन होता है कि मान लो इस प्लॉट का नाम, वापस इस कहानी को हम रिवाइज करते हैं, इस प्लॉट का नाम मान लो आप क्या है, SO4। क्या नाम है इस प्लॉट का, नाम है SO4, और मेरा नाम मान लो आप CU है। क्या नाम है मेरा, CU। तो ये SO4 नाम का प्लॉट था, मेरा नाम CU था, मैंने इसको खरीद लिया तो ये प्लॉट मेरा हो गया, यानी कि मेरा हो गया। तो क्या हो गया, ये CU SO4, ये मेरा प्लॉट बन गया, ये तो CU SO4 हो गया। अब बाहर से जो गुंडे आते हैं, वो जो बदमाश थे, वो मान लो कौन थे, ZN थे। क्या थे, ZN, और मुझसे ज्यादा क्या है, ताकतवर, मुझसे ज्यादा क्या है, ताकतवर है। जो ताकतवर है उसको कमजोर को हटा सकता है, वो तो ताकतवर है। और ये जो लोग हैं मेरे प्लॉट में आते हैं, मुझे धक्का दे के कहा निकाल देते हैं यहाँ से बाहर, तो CU निकल जाता है बाहर, और इस SO4 के साथ कौन जुड़ जाता है, आके ZN, यानी ये क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मान लो जो मेरा प्लॉट था वो तो क्या था, CU SO4 था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाहर से कौन आता है, ZN आता है। ठीक है, अब क्या करता है, ये जो ZN है मेरे से ज्यादा ताकतवर होने के कारण इस CU को, यानी कि मेरे को जो है कहाँ निकाल देता है, ये बाहर निकाल देता है, और इस SO4 के साथ कौन शिफ्ट हो जाता है, ये ZN शिफ्ट हो जाता है। अब बात करते हैं परिभाषा के। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, ठीक है, ताकतवर को मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, क्रियाशील। ठीक है, अभिक्रियाशील। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, यानी जो ज्यादा जो अभिक्रियाशील तत्व है वो उससे क्या करेंगे, कम तत्व, यानी उससे जो कमजोर तत्व है, जो कम क्रिया करता है, उससे उसको क्या कर देंगे, उसके यौगिक से, प्लॉट को क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे, यौगिक। ठीक है, उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, यानी कि विस्थापित कर देते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है उससे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दे, विस्थापित कर दे, हटा दे। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे जिंक आया, जिंक जो है CU से क्या है, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए इसने जो है CU को क्या कर दिया, यहाँ से विस्थापित कर दिया। तो ये जो अभिक्रिया है क्या कहलाएगी, आपकी विस्थापन अभिक्रिया। इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, इसको जो है अच्छे से आपको याद करनी है। तो देखते हैं इसकी परिभाषा के बारे में, क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया। देखो, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व उससे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से हटा देता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल जो आपके सामने है कि जो ZN है वो CU से ज्यादा क्रियाशील है, तो मैं आपको 3 लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो, ZN सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, फिर इससे कम क्रियाशील कौन होता है, अपना लोहा होता है, फिर उससे कम क्रियाशील कौन होता है, अपना कॉपर होता है। तो ZN सबसे ज्यादा क्रियाशील है, तो इसने कॉपर को क्या कर दिया, देखो कॉपर तो कम है इससे क्रियाशील, तो कॉपर को क्या कर दिया, उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया, और SO4 के साथ खुद क्या बना लेता है, बंध बना लेता है। ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो चलो इसको भी फिर वापस समझते हैं हम दूसरे तरीके से, फिर इसके अपने नोट्स पे आएंगे। इसमें क्या होता है, देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन में तो कितने तत्व हट रहे थे, सिर्फ एक तत्व हट रहा था। द्विविस्थापन में देखो, नाम ही देखो इसको क्या है, द्विविस्थापन। विस्थापन यानी कि हटेंगे, विस्थापित होंगे, कितने लोग हटेंगे, द्वि यानी कि 2 लोग हटेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक समीकरण दे देते हैं पहले, HCl NaOH, फिर का निशान NaCl प्लस H2O, ये समीकरण है। ठीक है, अब ये जो समीकरण है द्विविस्थापन समीकरण, समझते हैं इसको कैसे। क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में, क्या होता है, जो अभिकारक है
उन अभिकारकों के आयनों के मध्य क्या होता है, आदान प्रदान होता है। पहले समझो आदान प्रदान शब्द का मतलब क्या होता है, आदान और प्रदान। आदान का मतलब तो क्या होता है, लेना, और प्रदान का मतलब क्या होता है, देना। ठीक है, किसका आदान प्रदान होगा, आयनों का। किसका आदान प्रदान होगा, आयनों का। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या हो जाए, आदान प्रदान, आयनों का क्या हो जाए, आदान प्रदान, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसे हो जाए आयनों का आदान प्रदान, देखो समझो यहाँ पे, जैसे मान लो ये HCl है, तो ये अभिकारक है, ये भी क्या है, अभिकारक। ध्यान रखना अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। पहले तो मैं इनको आयन में बदल के देखता हूँ, तो इसके अगर मैं इसको आयन देखूँ तो इसका तो पहला आयन होगा H+ और इसका दूसरा आयन होगा Cl-। इसके आयन बदल के देखे तो देखो क्या हो जाएगा, Na+ और OH-। बदल गए आयनों में। अब क्या होता है कि अभिकारकों के जो आयन है उनका वो क्या कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं। ध्यान रखना हमेशा कि जो प्लस के पास में है ना ये वाले दोनों, ये तो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, और जो प्लस के दूर वाले हैं वो एक साथ जुड़ेंगे। यहाँ पे देखो प्लस के पास में कौन कौन है, एक तो Na और Cl, ये दोनों क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जुड़ जाते हैं। और जो दूर दूर वाले हैं ये दोनों जो है यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो देखो H, एक ये रहा, एक ये रहा, तो H तो हो गए 2 और एक हो गया अपना O हो गया, H2 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अभिकारकों ने क्या कर लिया, आयनों का आदान प्रदान कर लिया। देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जो है अपना आयन कौन सा, OH, तो क्या कर दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया OH, और उससे क्या ले लिया, Cl। तो आदान का मतलब ले लिया, तो Cl तो क्या ले लिया, इसने ले लिया, और OH क्या कर लिया, दे दिया। इसने भी यही किया कि जो है Cl तो इसको दे दिया और उससे क्या ले लिया, OH ले लिया। तो इस प्रकार से जो है अगर अभिकारकों के मध्य क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे उसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो इस अभिक्रिया में उत्पादों का जो निर्माण होता है वो किसकी वजह से होता है, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान के कारण होता है। इसे बोलेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, यहाँ पे कोई सा भी एग्जाम्पल लिख लो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूँ तो NaCl + BaSO4, सॉरी थोड़ा सा देखो, इसकी जो समीकरण है वो क्या होगी, Na2SO4 + BaCl2। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैंने बताया ये आपको कि प्लस के पास पास वाले एक साथ जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, BaSO4 + Cl किसके साथ जाके जुड़ेगा, Na के साथ, तो क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। ठीक है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और एक और जो उदाहरण मैंने अभी आपको बताया वो। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट जो अपनी समीकरण आती है वो आती है उपचयन। तो मैं तीनों का आपको एक साथ समझा देता हूँ, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स को एक साथ समझा देते हैं। ठीक है, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स। देखो उपचयन अपचयन जो रेडॉक्स ये अभिक्रिया है, ये किसकी वजह से होती है, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के आधार पे। ये किसके आधार पे है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पे। ठीक है, तो मैं एक तरफ लिख लेता हूँ ऑक्सीजन और एक तरफ लिख लेते हैं हम हाइड्रोजन। क्या होता है, ध्यान देना कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक दूसरे क्या है, खिलाफ है। ठीक है, अगर कोई चीज इसमें बढ़ रही है तो इसमें क्या होगी, घटेगी, और कोई चीज इसमें घट रही है तो इसमें क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, मान लेता हूँ कि एक प्रोसेस में तो मैं क्या करवा रहा हूँ, ऑक्सीजन की क्या करवा रहा हूँ, वृद्धि, यानी कि बढ़ा रहा हूँ ऑक्सीजन को, तो हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, कमी। ठीक है, कमी बोल दो या फिर बोल दो ह्रास। इधर इसमें एक बार एक कंडीशन में तो मैंने इसको ऑक्सीजन को बढ़ा दिया, तो जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगी तो मैंने बताया इसका उल्टा होगा, तो हाइड्रोजन में क्या हो गई, कमी हो गई। दूसरी कंडीशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की क्या करवा रहा हूँ मैं, कमी। ठीक है, तो इधर कमी हो रही है तो इधर क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। तो दो कंडीशन हो गई। ठीक है, एक में बढ़ा रहे हैं और एक में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो देखो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जब पदार्थों में ऑक्सीजन की तो क्या हो, वृद्धि, और हाइड्रोजन की क्या हो जाए, कमी। ठीक है, दोनों में से एक चीज हो सकती है, या लगा दो, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या फिर हाइड्रोजन की क्या हो जाए, कमी। तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे उसको, उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो क्या हो, कमी, और या फिर हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि। ठीक है, दोनों में से एक ही चीज होनी चाहिए, या तो ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होनी चाहिए। उस अभिक्रिया को बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे उसको, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रह जाएगा याद। ठीक है, तो दो कंडीशन अपने पास, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचयन बोलते हैं। ध्यान रखना, उपचयन का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। दूसरा क्या नाम है इसका, ऑक्सीकरण। या फिर दूसरी अभिक्रिया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया।
क्रिया। ठीक है, चलो ये बात यहाँ तक तो क्लियर हो गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई सा ले लो। जैसे यहाँ पे है Cu प्लस O2, क्या हो गया CuO। देखो यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन देखो जैसे ही यहाँ पे कॉपर आप देखोगे तो कॉपर में क्या हो गई, ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि, बढ़ गया ना ऑक्सीजन, इसमें आके जुड़ गया यहाँ पे। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई आपकी, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी हो गई, उपचयन। दूसरी देख लो, N2 प्लस H2, फिर का निशान NH3। यहाँ पे नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन में देखो यहाँ पे आके कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया होगी, अपनी अपचयन। दोनों में से एक होगा, या तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपनी अपचयन अभिक्रिया। अब एक और चीज देखने को मिल सकती है कि आपके पास जो है, एक में तो उपचयन हो रहा था, चलो, तो एक में क्या हो रहा था, अपचयन। मैंने बताया कि इन दोनों में से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन में दोनों में से एक ही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है और हाइड्रोजन की कमी भी हो रही है, दोनों एक साथ हो रही है, या फिर एक में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और एक में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, यानी कि उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों अगर एक साथ होती है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे उसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल के लिए ZnO प्लस C, जिसका निशान Zn प्लस CO। देखो यहाँ पे देखो Zn है, Zn में O है, लेकिन यहाँ पे देखो Zn में O नहीं है, यानी यहाँ तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, और ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन। क्या बोलेंगे, अपचयन। अब यहाँ पे देखो कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई ना यहाँ पे, इसे क्या बोलेंगे, उपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ देखने को मिलता है उसे बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो एक बार वापस नोट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया देखो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, या तो ऑक्सीजन बढ़ जाए या फिर हाइड्रोजन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे तो हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट अपना कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन की तो कमी हो जाए या फिर हाइड्रोजन क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, हाइड्रोजन बढ़ जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट अपनी रिएक्शन है रेडॉक्स, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन, ठीक है, उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये होगी अपनी 7 अभिक्रियाएं। अब अपनी अगली अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया से पहले आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी अवक्षेप के बारे में कि अवक्षेप होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अवक्षेप किसे कहते हैं, अवक्षेप। ठीक है, मान लो मैंने कोई अभिक्रिया करवाई, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई अभिक्रिया हुई या परख नली के अंदर मान लो परख नली में कोई अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो अभिक्रिया होने के दौरान आप क्या करते हो, एक जो है अभिक्रिया जैसे आपने करवाई, तो अभिक्रिया के दौरान मान लो आपको एक ठोस पदार्थ का निर्माण हो रहा है। कौन सा पदार्थ हो रहा है, ठोस पदार्थ बन रहा है, और वो जो ठोस पदार्थ है वो पानी में क्या है, अविलेय है, यानी पानी में वो घुल नहीं रहा है। तो अभिक्रिया के दौरान बनने वाला ठोस और जल में अविलेय जो पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान बनता है कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, और पानी में क्या होता है, अविलेय होता है, या हम कह सकते हैं अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है। तो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और जिन अभिक्रियाओं के अंदर अवक्षेप का निर्माण होता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया को क्या कह सकते हो आप कि वह अभिक्रिया जिसमें एक ठोस अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है अपना NaCl प्लस BaSO4। यहाँ पे जो अवक्षेप बनेगा, ठीक है, तो वो कौन सा अपना BaSO4 है। ठीक है, तुमसे पूछ लेगा यहाँ पे अवक्षेप कौन बन रहा है, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट जो है यहाँ पे किसका निर्माण कर रहा है, अवक्षेप का निर्माण कर रहा है, इसमें अवक्षेप बन रहा है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया तो वह अभिक्रिया जिसमें जल में अविलेय पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, अवक्षेप। ठीक है,
तो वह अभिक्रिया जिसमें जल में अविलेय पदार्थ अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये होगी अपनी 8 अभिक्रियाएं। अब अपना है अगला उष्मा के आधार पे अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया था कि उष्मा के आधार पे अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी। अब समझ लो इसको ध्यान से। मान लो अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, अभिक्रिया हो रही है। अब अभिक्रिया के दौरान 2 चीजें देखने को मिल सकती है। उष्मा के आधार पे बताना है आपको, तो उष्मा से रिलेटेड ही कोई 2 टर्म आएगी आपके पास में। तो अभिक्रिया हो रही है तो उष्मा में क्या होगा, या तो अभिक्रिया के दौरान उष्मा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, या फिर इस अभिक्रिया के दौरान उष्मा क्या आएगी, अंदर आएगी। मान लो कहीं पर अभिक्रिया हो रही है, या तो पदार्थ बनते समय उष्मा कहाँ निकल जाए, बाहर निकल जाए, या फिर उष्मा बाहर से कहाँ जाए, पर्यावरण से कहाँ जाए, अंदर आ जाए। तो इसी आधार पर जो है हमने अभिक्रिया को 2 भागों में बांट दिया है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, उसे तो बोलेंगे उष्मा क्षेपी। ठीक है, जिनमें उष्मा कहाँ निकलती है, बाहर निकलती है, उसे तो क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी। और जिनके अंदर उष्मा जो है कहाँ आती है, अंदर आती है। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकार को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि उष्मा का अवशोषण होता है, उसे क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी। देखो नाम से पता चल रहा है उष्मा शोषी, यानी उष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा। ठीक है, तो अब उष्मा बाहर निकल रही है तो उष्मा क्षेपी, उष्मा अगर अंदर ली जा रही है, उष्मा का प्रयोग किया जा रहा है तो उष्मा शोषी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन मतलब जो चूल्हे जलाते हैं, जो कंडे जलाते हैं, वो अपनी कौन सी होती है, मेथेन गैस होती है। ठीक है, तो CH4 मेथेन गैस हो गई। इसको अगर हम जलाएंगे तो जब देखना CO2 गैस बनेगी, जल बनेगा, लेकिन इसके साथ साथ में क्या बनेगी, उष्मा। और इस उष्मा का प्रयोग हम क्या करेंगे, जो है खाना पकाने में करेंगे। खाना पकाने में काम आएगी, नहीं आएगी उष्मा, तो खाना पकता है उस उष्मा से। तो ये जब जलेगी तो उष्मा निकलेगी, तो बताओ उष्मा बाहर निकल रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, अपना उष्मा क्षेपी का, प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, इसके अलावा भी जो है अपने श्वसन जो है एक प्रकार की क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कैसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो, तो उस दौरान क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाया, हमने पाचन हुआ, पाचन के दौरान क्या हो गया, ग्लूकोज का निर्माण हो गया। अब वो जो ग्लूकोज है हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वो टूटेगा, और वो ग्लूकोज टूट के हमें क्या देगा, ऊर्जा देगा। तो बताओ ऊर्जा बन रही है कि नहीं बन रही है। तो जब ऊर्जा बनेगी तभी तो हमारा शरीर क्या करेगा, कार्य करेगा। तो उष्मा क्षेपी भी कौन सी अभिक्रिया आपकी, श्वसन भी कौन सी अभिक्रिया आपकी, उष्मा क्षेपी है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। ये हो गई अपनी 10 अभिक्रियाएं, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी, ठीक है, उष्मा के आधार पे। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के साथ। आज की इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी आपको अगर कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारी जो टीम है आपको इमीडिएट जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।